अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जमहूर फरीद रईस के साथ। जहां एक तरफ अगर हम सफारती सतह पर बात करें कुलभूषण यादव के हवाले से भारतीय जासूस, तो उसको तीसरी मरतबा काउंसलर रसाई देने के हवाले से पाकिस्तान ने इजाजत दी है। और इसी के साथ साथ जो ऑर्डिनेंस आया उसके ऊपर भी इस वक्त जो अपोजिशन, वो मुस्लिम लीग नून हो या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, दोनों की तरफ से हुकूमत पर तनकीद का भी सामना करना पड़ रहा है। इसके ऊपर मजीद भी बात करेंगे, लेकिन इब्तदाई तौर के ऊपर अपने आज प्रोग्राम में जरा इसका हमने तस्करा किया, लेकिन बुनियादी तौर के ऊपर आज अपने प्रोग्राम में जिस चीज के ऊपर आज गुफ्तगू करेंगे वो है सियासत और सियासी बसात के ऊपर, बिलखसूस पंजाब की सियासत के हवाले से बहुत सारी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, जो कि बकौल वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के वसीम अकरम प्लस हैं, उनकी तब्दीली की अफवाहें बहुत ज्यादा गर्दिश कर रही हैं। लेकिन हर बार यह अफवाह महज अफवाह रह जाती है, इसमें कितनी हकीकत है? मुस्लिम लीग नून के अंदर बनने वाले फॉरवर्ड ब्लॉक, उस्मान बुज़दार की अपनी पार्टी में होने वाली मुखालफत और इन तमाम बातों के ऊपर जिस तब्दीली की बात की जा रही है, जिस 6 माह की तरफ गुज़िश्ता दिनों से जो बातें हो रही हैं, माइनस फार्मूले की बातें हो रही हैं, क्या ये वो तमाम चीजें हैं जो पंजाब से तब्दीली का आगाज होगा? कहने वाले ये कहते हैं कि पंजाब से तब्दीली आएगी और बिलाखिर होते होते ये 2021 तक जो है ये तब्दीली पूरी मुल्क के अंदर सियासी तौर के ऊपर वो तब्दीली देखने को मिलेगी, जिसमें मुख्तलिफ लोगों के हवाले से, कुछ लोगों की राय में मिड टर्म इलेक्शंस हैं और दीगर बातें। लेकिन ये तमाम बातें अब तक अफवाहों की हद तक ही है। इसके अंदर कितनी सदाकत है? और वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी के हवाले से, उनकी पार्टी के अंदर, इन सब पर बात करेंगे। आज प्रोग्राम में बात करने के लिए मौजूद है हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी इतलात हैं अहमद जवाद साहब। बहुत शुक्रिया आपका अहमद जवाद, हमारे साथ आप मौजूद हैं। बैरिस्टर दानियाल चौधरी, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, हमारे साथ मौजूद हैं। और इसी के साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा है रुबीना कायम खानी साहब। बहुत शुक्रिया आप तमाम अफराद का। अहमद जवाद साहब, आपसे आगाज करते हैं। जरा ये जो तब्दीली की बातें हो रही हैं वजीर आला उस्मान बुज़दार के हवाले से, बहुत मरतबा हमने इन बातों को सुना भी है, लेकिन इस वक्त ये कहा जा रहा है कि जो पार्टी के अंदर जो पीटीआई के अपने जो लोग हैं, वो भी बहुत सारे लोग उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी से खुश नहीं है। जी फरीद, देखें, बात यह है कि इवन जब बुज़दार को चीफ मिनिस्टर बनाया जा रहा था, उससे पहले भी अगर आप रिकॉल करें तो पंजाब एक ऐसा पावर सेंटर है कि इसके हवाले से मैक्सिमम स्पेकुलेशन होती है, मैक्सिमम पावर रिगिंग होती है। और एक लंबे अरसे से जो है बुज़दार के हटाए जाने की खबरें लाई जाती हैं। उसमें कुछ कैंडिडेट मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इसके बारे में कोई डिसएग्रीमेंट है। कोई अपनी कोई पर्सनल ओपिनियन कोई इंडिविजुअल किसी की हो सकती है, लेकिन मैं नहीं समझता कि पार्टी लेवल के ऊपर बुज़दार के हवाले से किसी किस्म का भी कोई डिसएग्रीमेंट है। अहमद जवाद साहब, हर बार वजीर आजम साहब को उनकी कारकर्दगी की एंडोर्समेंट क्यों देनी पड़ती है? देखें, एक रूलिंग पार्टी जिसकी हुकूमत सूबों में भी होगी, तो वो तो हमेशा जिन सूबों में भी उनकी हुकूमत होगी वहां पे जो उनके अपॉइंटेड उनके नुमाइंदे चीफ मिनिस्टर हैं, तो प्राइम मिनिस्टर हमेशा उनको एंडोर्स करेंगे, इसलिए कि सूबे में वो उनके नुमाइंदे हैं। उन नुमाइंदों को प्राइम मिनिस्टर ने खुद सिलेक्ट किया है। अहमद साहब, लेकिन उनकी कारकर्दगी बताएगी ना। चलें ठीक है, सिलेक्शन तो वजीर आजम साहब की है, लेकिन कारकर्दगी तो खुद बोलती है कि वजीर आला या प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर की कारकर्दगी को। देखें, कारकर्दगी तो एक बड़ा एक जनरल टर्म है, और हम किसी की भी कारकर्दगी का ये लफ्ज इस्तेमाल करके हम किसी को भी अंडर डिस्कशन ला सकते हैं। लेकिन उस्मान बुज़दार के हवाले से हम बहुत सारी अचीवमेंट्स भी देख रहे हैं पंजाब में जो काम हो रहे हैं, लेकिन जो पंजाब के मसाइल हैं, जो चैलेंजेस हैं, वो अगर इस बात की तवक्को है कि उस्मान बुज़दार जो है उसको एक मुख्तसर अरसे के अंदर वो तमाम मसाइल हल कर दे। वो मसाइल हेल्थ से भी स्टार्ट होते हैं और एजुकेशन से गुजरते हुए वो एडमिनिस्ट्रेशन के भी हैं और वो लॉ एंड ऑर्डर के भी हैं, सिक्योरिटी के भी हैं। तो ये एक बड़ी सती सी बात अगर होगी कि हम कहें कि उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी ठीक नहीं है, इसको कैसे हम क्वालिफाई करते हैं कि उसकी कारकर्दगी ठीक नहीं है? 2 साल से एक जो कि एक बड़ा मुश्किल सूबा है और जिसमें एक जो उसकी अगर हम उसको पास्ट हिस्ट्री देखें, लेकिन अहमद जवाद साहब, ये तो आपकी विद इन द पार्टी के अंदर भी है। शेख साहब के स्टेटमेंट्स हैं, फवाद चौधरी साहब के स्टेटमेंट्स हैं,
एंड विद इन द पार्टी भी है, बात सिर्फ अपोजिशन तक की होती थी चलें ठीक है, लेकिन विद इन पार्टी भी काफ लीग की तरफ से भी अक्सर और बेशतर इसी तरह की चीजें आ जाती हैं, तो उनके बारे में उनको क्या कहेंगे? क्या वो भी जस्ट महज रूटीन की बातें? देखिए, फवाद चौधरी का बिल्कुल इसके हवाले से एक बड़ी क्लियर स्टेटमेंट इस पे आई हुई है, उनकी ओपिनियन है, लेकिन एक फवाद चौधरी की ओपिनियन या स्टेटमेंट से पार्टी की ओपिनियन तो नहीं वो बन जाएगी, जो कि उस्मान बुज़दार की एज ए चीफ मिनिस्टर है। आपने कल सुना होगा कि इस पे पार्टी के स्पोक्स पर्सन जो हैं शिबली फराज साहब जो हैं इंफॉर्मेशन के, उन्होंने बड़ा क्लियर कट जो पार्टी की और जो हुकूमत का स्टांस है उस पे उन्होंने उस्मान बुज़दार के हवाले से तमाम अफवाहों को डिस्पेल किया है। ठीक है, और उन्होंने कहा इस किस्म की कोई चीज नहीं। ठीक है, आपने कहा बिल्कुल ठीक है जी, हमारे सामने से वो गुजरे शिबली फराज की जो बात है। दानियाल चौधरी साहब, ये मुझे जरा बताइएगा कि जब भी पंजाब में तब्दीली की बात होती है या उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी के हवाले से जब कुछ इस तरह की अफवाहें गर्दिश करती हैं, तो हम देखते हैं कि मुस्लिम लीग नून का जो फॉरवर्ड ब्लॉक है वो निशार डाह साहब की सरबराही में वो बड़ा एक्टिव हो जाता है। अभी भी जो निशार डाह है वो कहते हैं कि जनाब वो जो नंबर्स उनके हैं आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा नंबर्स हो जाएंगे। ये हर बार ये जो आपके मेंबर सूबाई असम्बली हैं ये फॉरवर्ड ब्लॉक बना के वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुलाकात करते हैं, तो ये आप लोग उनके हवाले से कोई कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं, कोई शो कॉज नोटिस क्यों नहीं जारी करते? अच्छा जी, दानियल चौधरी साहब आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है, जरा हम जरा आपकी तरफ दोबारा आते हैं। रुबीना कायम खानी साहब आप ही की तरफ आ जाता हूं मैं। ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक की बातें हैं पंजाब के अंदर और खासतौर पे अहमद जवाद साहब ने जो बात की है कि अफवाहें तो गर्दिश करती हैं, लेकिन आपके भी एक मेंबर सूबाई असम्बली जो हैं वो भी मुलाकात कर चुके हैं गजनफर अली खान साहब उस्मान बुज़दार से। तो मुझे बताइएगा कि ये फॉरवर्ड ब्लॉक इस मौके के ऊपर जब भी पंजाब में ये कारकर्दगी वजीर आला की बात होती है या अफवाहें गर्दिश करती हैं, ये फॉरवर्ड ब्लॉक आगे आ जाता है। देखिए, मैं ये कहूंगी कि इस तरह के र्यूमर्स तो आते रहते हैं जब भी कोई भी हुकूमतें होती हैं, वो उसमें पार्टी के लोग अगर वो हो सकता है उनका वो पर्सनल कोई इशू हो या उस तरह से मुलाकात होने में और फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने में बहुत फर्क होता है। तो मैं ये कहूंगी कि देखिए, जिस तरह से भी आप मतलब कह रहे थे कि जो बुज़दार साहब की जो है वो जो परफॉर्मेंस है, तो ये तो वैसे हमारी तो वैसे यही है कि पाकिस्तान से जो खासतौर पर जो फेडरल में लोग बैठे हुए हैं, और अगर आप देखें तो जो पंजाब सूबे में भी जो तहरीक इंसाफ है वो बिल्कुल नाकाम रही है जो है वो परफॉर्म करने में। इन गवर्नेंस का वो पंजाब में हो, वो केपीके में हो या फेडरल में आप देख लें, तो इनकॉम्पिटेंसी जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो देखी गई है। लेकिन ये तो आपका ओपिनियन है ना, वजीर आजम साहब बुज़दार साहब की कारकर्दगी को मेरा एंडोर्स करते ओपिनियन हैं। नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का ओपिनियन है। ये एज मतलब मीडिया पर्सन आपका भी ओपिनियन है। आप सर्वे कर सकते हैं, आप देखें लोगों को जो उसके जो हालात हैं पाकिस्तान में, खासतौर पर जो पीटीआई की हुकूमत के बाद जो अब मतलब लोग एक वक्त का खाना खाते थे वो भी अब उससे कासिर है। नहीं, लेकिन मैं आपसे जो बात आपसे करना चाह रहा हूं कि प्राइम मिनिस्टर ये कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर कहते हैं बुज़दार साहब वसीर मकरम प्लस है, कारकर्दगी उनकी बहुत अच्छी है, लेकिन वो इस कारकर्दगी जो करते हैं वो बड़े बड़े इश्तिहारात नहीं छपाते, अखबार में अपनी प्रोजेक्शन नहीं करते। अच्छा, अगर वो प्राइम मिनिस्टर साहब तो ये मतलब हर इनकॉम्पिटेंट पर्सन से बहुत ज्यादा खुश हैं, अगर उनकी टीम का जो भी बंदा है वो उनको वो कर रहे होते हैं, प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन अगर वो देखें आटे की जो किल्लत है और जो जिस तरह से वहां पे लोगों को आटा तक रोटी तक नसीब नहीं है। अगर आप देखें लाहौर का भी रिसेंटली जो हम सोशल मीडिया पे सारे पे देख रहे थे, बेशक मीडिया ना दिखाए इश्यूज को पंजाब के, लेकिन इश्यूज तो वहां पर बजाय कम होने के जो पहले बेहतर हालात थे, आज जो है वो दिन ब दिन आप देखें कि इस इनकॉम्पिटेंसी की वजह से जो है पंजाब हमारा जो तो मतलब हम लोग कहते थे कि जिसने लाहौर नहीं देखा उसने जमिया नहीं वगैरह, अब आप देखें जो हालात हैं बारिश के बाद और सैलाब के बाद, तो वो तो मतलब बिल्कुल ही बैठ गया है। लेकिन तो यही वाली बातें काउंटर में तो आपकी सिंध हुकूमत पर भी की जाती है कि सिंध में कुत्ते काटे की वैक्सीन नहीं है। सिंध के अंदर अभी हम देख रहे हैं, हालिया आज ही देख लें कराची बारिशें देख लें, जो सिविक इश्यूज का हाल है वो भी सबके सामने, तो वहां से तो ये आर्गुमेंट कराची में अभी जो है वो मेयर को हमने वजीर आला सिंध में जो है वो
फंड्स भी दिए हैं, और एक कराची में जो हालात रहे, आपको पता है जो MKM की जो आज इनके साथ अलाय बैठी है, वो एक काबिज जमात रही है हर हुकूमत में। जब भी गवर्नमेंट हो, वो किसी की भी गवर्नमेंट हो, वो वहाँ आपके भी कराची में इत्तेहादी वो रहे रुबीना काबिज रहे। साहबा, जी बिल्कुल, लेकिन आपके भी इत्तेहादी रहे, और 13 साल जी आपकी बिल्कुल, गवर्नमेंट लेकिन आपकी भी लेकिन गवर्नमेंट को उसके 13 साल हो गए बावजूद सिंध हमने के अंदर। कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत काम किया है। लेकिन अब जब मेयर आ गए हैं, वो आए दिन पहले तो शिकायत करते हुए नजर, जब से फंड मिले अब वो नजर ही नहीं आते। कचरे के ढेर, या मतलब पहले जो मिनिस्टर्स और हमारी जो टीम वो साफ करके जाती है, वो पहले ये करते थे कि जो है वो खुद उसको काफी सारी वीडियोस भी मंजर आम पे आई, वो जिस तरह से वो इश्यूज को क्रिएट करते थे। लेकिन मैं ये कहूंगी कराची बहुत बेहतर है। जो लाहौर का आज हाल है, जो लाहौर में जो आज खासतौर पर पंजाब में जो आटे की किल्लत है और बारिशों के बाद जो हालात हुए हैं, गाड़ियां पूरी पूरी डूबी हुई हैं। आप देखें, आप मतलब सोशल मीडिया पे पूरी फैली हुई हैं ये तस्वीरें। तो इनकॉम्पिटेंसी तो है गुलजार साहब का, आपको अच्छा, पता यानी है आपका जो आपका वो ये मतलब दावा वो है, इतने वो कोई आपका वो ये मंझे दावा हुए है कि सियासतदान भी नहीं थे, आपका और ये आज दावा है कि उनको एक लाहौर, इतने बड़े सूबे का वजीर आला बना दिया जाए, तो ये सूबे के साथ आपका ज्यादती ये है। दावा है कि इस वक्त कराची जो है वो लाहौर से बेहतर है, लाहौर बदतर हो गया कराची से भी, ये आपका दावा है? जी बिल्कुल, मैं तो यही कहूंगी, जो हम देख रहे हैं जो हालात हैं उधर लाहौर में और खासतौर पर पंजाब में, तो वो तो मतलब पूरी PTI की मतलब टीम ही नाकाम हो गई है ना। अगर आप फेडरल देख लें, KTK देख लें, आप आज BRT का क्या है, वो मतलब कितने सालों से वो पेंडिंग है। मतलब एक BRT जैसा मंसूबा तो इनसे कंप्लीट हो नहीं सका है। 2 साल में आप देख लें लेकिन फिर इनकी एक काउंटर, परफॉर्मेंस क्या लेकिन फिर रही है। आपके डॉलर देखे का ना रेट रुबीना जो साहबा, 102 था, एक आज जो काउंटर है एग्रीमेंट आता है 165 फिर, हो गया। अब कह रहे, ये कहते थे कि हम बाहर से इमदाद लेकर आएंगे, एक काउंटर फॉरेन फंडिंग लेके आएंगे, लेकिन इन्होंने 200 अरब लाने की बजाय 200 का जो है वो अब डॉलर पहुंचाने की बात कर, डॉलर की काउंटर आर्ग्यूमेंट आपके ऊपर भी आता है रवीना साहबा। एक चीज देखें ना, हम जब एनालिसिस करते हैं तो आप जब इस पे तनकीद होती है तो वो काउंटर भी आता है इस चीज के ऊपर कि कराची में भी जो ग्रीन लाइन बस है तो वो तो अब तक नहीं हो सकी, वो तो हो ही ना सकी। जो विफाक का पार्ट था वो तो चले हो रहा है, जहां जब सिंध के हिस्से की बात आती है तो वो तो अब भी इनकम्प्लीट है। देखिए, सिंध ने तो और बहुत सारे काम किए हैं, NICBD, आप हेल्थ के ऊपर देख लें, ब्रिजेस आप देख BRT की लें, बात हमने करें तो कंपैरिजन मुतअद्दिद फिर जो उससे है वो होगा ना। सड़कें आप देख लें, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देख लें, जो कराची में पहले होती थी, पूरे सिंध में जो पहले होती थी, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आने के बाद बहुत पहले तो आप निकल ही नहीं सकते थे। जब अरबाब का दौर था, अरबाब रहीम साहब का, और हर जगह डाके पड़ रहे होते थे, हर जगह जो है वो गाड़ियां लूटी जा रही होती थी। अब मतलब आप आजादी से कहीं पे भी किसी भी वक्त जो है वो सफर कर सकते हैं सिंध में। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कराची में अभी ये बहुत ज्यादा है, पाकिस्तान लेकिन पीपल्स चले पार्टी के क्रेडिट है। चले तो आप ये मैं आता हूं जरा दानियाल चौधरी की तरफ, जरा बैरिस्टर दानियाल चौधरी से जरा इस चीज के ऊपर आर्ग्यूमेंट लेते हैं। दानियल साहब, आपने दोनों पार्टिसिपेंट्स की जो गुफ्तगू सुनी है, मैं आपसे जरा पूछना चाहता हूं, जो सवाल मेरा पहले भी था कि जब भी वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की तब्दीली की अफवाहें गर्दिश करती हैं, ये फॉरवर्ड ब्लॉक आ जाता है, और ये फॉरवर्ड ब्लॉक है आपके MPS का, एक इसमें पीपुल्स पार्टी के, बाकी निशार डार साहब के अंदर है। ये दानियल साहब, आप इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते? देखिए जी, एक चीज बड़ी क्लियर है कि इस पार्टी में जो वोट है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का है और हमारी पार्टी का वोट है। और जिस बंदे ने भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून छोड़ के अपने पर्सनल मफाद के लिए कभी दूसरी पार्टियों में हसल बसल किया, छलांगे मारी, तो उन्हें नुकसान किया। देखिए, यहाँ डिसएग्रीमेंट, डेमोक्रेटिक पार्टी है, डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं, और जिन लोगों के डिसएग्रीमेंट्स कभी होते हैं तो उनको पार्टी एड्रेस करती है, उनके ग्रीवियंसेस को एड्रेस करती है और उनको हल करती है। लेकिन यहाँ अनफॉर्चुनेटली हाल ये है कि आज इनको चाहे जितना मर्जी भी, चाहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कोई भी कैंडिडेट, चाहे जो नाला भी है, उसको एक चीज मालूम है या एक चीज पता है कि वो इस कश्ती में कभी नहीं जाके बैठेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो परफॉर्मेंस रही है इस पार्टी की पंजाब में और इस मुल्क में, और ऐसी अफवाहें कब उठती हैं और क्यों उठती हैं बार बार हर कुछ महीने बाद। मेरे भाई बार बार कह रहे थे कि हम ये कर लेंगे, हम वो कर देंगे, हमने ये कर दिया, हमारी ये पॉलिसी। हम ज्यादा पीछे क्यों जाते हैं? हम टिल्ली दल से शुरू करते हैं। जो पुराने टाइमों पे आपने कभी नहीं देखा कि इतने बुरे हालात कब थे, मुझे आप अपनी याददाश्त से सोच के बता दें। जिस एक टिड्डी की वजह से 1.24 बिलियन विंटर क्रॉप, समर क्रॉप सॉरी, और 1.76 बिलियन विंटर क्रॉप, बिलियन डॉलर्स की बात कर रहा हूं मैं, ये विंटर क्रॉप का नुकसान हुआ। ये किसकी वजह से हुआ? ये आपके चीफ मिनिस्टर की वजह से, जिन्होंने अपने टाइम पे अपने एक्शंस नहीं लिए। मुझे एक चीज बताएं, आटा स्कैंडल, व्हीट स्कैंडल, वो किसकी वजह से हुआ?
किसके मिनिस्टर्स के अंडर था, किसने इंस्टिगेट किया, शुरू किया? शुगर स्कैंडल, वो किधर थी मिलें, वो कहां से शुरू हुआ, वो किसने अच्छा दानिश सब्सिडाइज साहब, किया? चले ये तो हाँ। आपकी बातें हैं, ये हम डिस्कस करते भी हैं, लेकिन मेरा जो बुनियादी सवाल है ना, जो मेरा बेसिक क्वेश्चन है वो ये कि आपके ये एमपीएस आप ही को ब्लैकमेल कर रहे हैं। चलें, अगर बुज़दार साहब या जो बात कही जा रही है कि जी बुज़दार साहब विद इन द पार्टी उनके अगर ठीक है उनकी मुखालफत है तो वो अपनी ये दिखाने के लिए कि जी मैं देखें नून लीग के एमपीएस को मैं तोड़ कर ला रहा हूं, ये एमपीएस तो आपके हैं ना, ये आपको ब्लैकमेल क्यों कर रहे हैं? मुझे सिर्फ इस बात का जवाब चाहिए। देखिए, हमारे कोई एमपीएस हमें ब्लैकमेल नहीं कर रहे। जहां तक किसी भी फॉरवर्ड ग्रुप की बात है, जो कोई फॉरवर्ड ग्रुप बनता है या आगे आते हैं, उनकी ग्रीवियंसेस हैं। अगर किसी ग्रीवियंसेस होते हैं पार्टी में, डेमोक्रेटिक पार्टी में, तो आप उनको हल करते हैं। लेकिन यहाँ ना कोई छोड़ के जाने के लिए है और ना कोई बुज़दार साहब को कोई सपोर्ट करने के लिए तैयार है। वो तो दूसरी मर्तबा मुलाकात कर चुके हैं। देखिए, यहाँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बात नहीं है, यहाँ बात है इनकी अपनी पार्टी के लोग, इनके अपनी पार्टी के कायदीन, इनके पार्टी के स्टॉलवर्ड्स और वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का झंडा उठा के फिरे, सबसे आगे थे, पायनियर्स थे, वो ही डिसएग्री करते हैं, वो ही इनको कहते हैं कि क्रेडिबल नहीं है, वो ही कहते हैं ये इनकॉम्पिटेंट है, वो ही कहते हैं कि इनकी अहलियत नहीं है। यही सवाल है। आपने देखिए बात खुद कह दी, यही वो सवाल है, आपने ये बात कह दी ना, यही वो बात है। अगर इनके अपनी पार्टी के स्टालवर्ड्स उस चीज को जो है वो अगेंस्ट या अपोज करते हैं, तो इसी चीज को तो शो कराने के लिए बुज़दार साहब आपके एमपीएस की तरफ जा रहे हैं, वहीं से उनसे मुलाकातें कर रहे हैं। आपके एमपीएस क्यों जा रहे हैं? देखिए, हमारे एमपीएस इनकी बैसाखी नहीं बनेंगे अगर वो अपने इश्यूज अपने वो तो बन रहे हैं, टू गो, लेकिन इनकी बैसाखी नहीं बनेंगे। वो तो बन रहे हैं, दानियाल साहब बन रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल। देखिए, बात सुने, जो बनने की कोशिश करेगा तो उसकी लेजिस्लेटिव एक तरीका है और वो पार्टी से निकाला जाएगा। अच्छा चले, अच्छा चले ये बात सुन लें, चले एक चीज सुन लें। निशात डाहा साहब, मियां जलील अहमद शरफपुरी साहब, मोहम्मद गयासुद्दीन, अजहर अब्बास चांडियो, फैसल खान न्याजी, चौधरी अशरफ अली अंसारी, इनकी मुलाकातें बुज़दार साहब से नहीं हुई है, या आपके पार्टी के एमपीएस नहीं है? क्या कार्रवाई उनके खिलाफ? ये तो बसाकी बन रहे हैं उनकी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं बन रहे। यहां तक की बात है कि इनकी ग्रीवियंसेस थे, इनके आधों के ग्रीवियंसेस हल हो गए और आधों के साथ साथ जो चीजें चल रही हैं आगे, उनकी ग्रीवियंसेस भी हल किए जाएंगे। इनकी बसाकी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से कोई नहीं बनेगा, और जो बनेगा तो वो वापस अखाड़े में जाएगा, इलेक्शन लड़ेगा और लड़ के दोबारा किसी और के टिकट पे आ जाए, और जब आएगा तो उसको दूध का दूध और पानी का समझ आ जाएगा कि यहाँ पीछे ग्राउंड में क्या रियलिटी है। ये तो इनके ये हालात हैं कि अपने लोकल बॉडीज, ये लाहौर से अपने हलकों से नहीं ये जीत सकते। इनके बुरे हालात इस मुल्क में, मुझे आप बता दें, आप किस चीज के ऊपर इनको वोट पड़ सकती है? जो उन्होंने पिछले साल डेंगू का हल किया, जो टिड्डी दल का हमला था उसकी वजह से, जो पेट्रोलियम की शॉर्टफॉल है, जो पंजाब में प्राइस रेगुलेशन अथॉरिटी की प्राइसेस तक नहीं कंट्रोल कर सके, जो आप किस चीज को हाथ लगाएं, आपको एक चीज सीधी मिल जाए, आपको जहां अरबों रुपया आपने इनकॉम्पिटेंट लोगों को प्लेस करने के लिए लगा दिया। पाकिस्तान का वन ऑफ द लार्जेस्ट सूबा इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, आज भी इस सूबे में 9,000 कुछ डॉक्टर्स की शॉर्टफॉल है जो रिक्रूट होने थे, जिन्होंने कोरोना से लड़ना था, मेन स्ट्रीम में आगे होकर लड़ना था। इनकी अहलियत ये है कि ना कुछ करने के काबिल हैं ना कर सकते हैं। ये अनफॉर्चुनेट है। आज इनको रिप्लेस करने के लिए हम भी तैयार नहीं है और इनकी बैसाखी भी बनने के लिए तैयार नहीं है। जो है ये आपस में भी लड़ेंगे और एक दूसरे को खुद ही गले दस्ता घेरेबान होंगे और इनके अपने लीडर्स कुछ क्लैरिफिकेशन मैं कर देता हूं। अहमद जहां साहब, एक मेरा सवाल है, पहले मैं सवाल जरा आपसे बताएं कि ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक है, ये जिस तरह से अभी दानियल चौधरी साहब ने कहा कि हमारा कोई भी एमपीए जो है वो बैसाखी नहीं बनेगा, ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक जो मुलाकातें कर रहे हैं बुज़दार साहब से, ये इन मुलाकातों के पीछे बुज़दार साहब के जो नून लीग के एमपीए से जो मुलाकातें हो रही हैं, क्या वजीर आजम साहब का भी इस पर उनको एतमाद है कि जो बुज़दार साहब कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं? देखें, अगर आपकी अपोजिशन पार्टी में से उनके मेंबर्स जो हैं वो मिलना चाहते हैं चीफ मिनिस्टर साहब से, तो हम कभी भी मना नहीं करेंगे। और ये जो दानियाल साहब कह रहे थे कि वो उनकी बैसाखी नहीं बनेंगे, तो अब दानियाल साहब ये देखें कि क्या वो इनसे पूछ के जाएंगे? वो तो उनसे पूछे बगैर जाके मिल रहे हैं बुज़दार साहब से। अब मैं थोड़ा सा एक बीच में बात कही गई थी कि बुज़दार साहब के बारे में ये पूरा पाकिस्तान कहता है, तो कोई उसका कोई क्राइटेरिया तो होगा ना। एक क्राइटेरिया है कि जिसको माजी में PMLN जो है खास तौर पे वो इस्तेमाल करती थी, वो है गैलप का सर्वे।
ये 2 महीने पहले गैलप का सर्वे हुआ था और उसमें पाकिस्तान के चारों चीफ मिनिस्टर जो हैं उनकी रेटिंग गैलप सर्वे की है, ये कोई पीटीआई ने नहीं सर्वे करवाया। उसमें नंबर 1 पोजीशन के ऊपर 37% के साथ सीएम बुज़दार हैं, नंबर 2 पे केपी 34% के साथ है और तीसरे नंबर पे बलूचिस्तान है जो 30% के साथ है। ये सेटिस्फेक्शन लेवल मैं आपको बता रहा हूँ। और चौथे नंबर पे सिंध है जो कि 27% है। अहमद साहब, वैसे तो ये ये गैलप सर्वे जब नून लीग के दौर में होते थे तो आपकी सबसे पार्टी बड़ा गैलप जोक को है ये। मानती नहीं थी वैसे। जी, ये बात ऑन रिकॉर्ड भी है। देखें फ्रीद मैं ये कहूंगा कि ये रिपोर्ट कैसे बनवाई गैलप जाती है वो सर्वे सबको को पता है। इसी सर्वे गैलप कैसे सर्वे होते हैं? को जो है इन दोनों पार्टियों ने हमेशा बड़े जबरदस्त तरीके से प्रोजेक्ट किया माजी में। अब अगर गैलप आज आप सर्वे जो लोग है तो आज आप भी वही काम करेंगे? नहीं, हम तो एक अवामी सर्वे है और मैं सर मैं तो तो वो इसको गैलप तो कंपेयर तब कर रहा हूँ फरीद। सर गैलप तो गैलप अगर अवामी सर्वे है तो फिर हाँ। जो नून लीग के लिए, जो पीपल्स पार्टी के लिए जो सर्वे आते थे उनको तो आप एक्सेप्ट ही नहीं करते थे। जी फरीद देखें, मैं तो एक बड़ी प्रिंसिपल बात ये कर रहा हूं कि एक शख्स की ओपिनियन चाहे इस प्रोग्राम के अंदर है कि जी पूरा पाकिस्तान जो है ना जी बुज़दार साहब के बारे में बात कर रहा है, कोई क्राइटेरिया तो होता है ना जब हम कोई स्टेटमेंट देते हैं, कोई क्वालिफिकेशन तो होती है ना। मैं तो आपको एक क्वालिफिकेशन है कि जो कि इस मुल्क में जिसे बड़ा एक रिलायबल जो है सर्वे समझा जाता है, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में जितने भी सर्वे होते हैं उसमें नंबर 1 जो रेटिंग दी जाती है वो गैलप सर्वे। जवाब साहब, इसका मतलब ये मेरा एक सवाल सर, मेरा एक सवाल, मेरा वन क्वेश्चन सर, कतई कलामी की माजरत सर, मेरा एक सवाल, आपने कहा जी बड़ा रिलायबल है, इसका मतलब ये हुआ कि नून लीग और पीपल्स पार्टी, मैं नहीं कह रहा रिलायबल है, मैं ये कह रहा हूं सर आपने कहा ना अवामी सर्वे रिलायबल है। सर्वे की है वो अवामी एक पोल है सर आपने कहा नंबर 1 सर्वे। मैं अपनी बात नहीं कर रहा ना, लेकिन देखें अभी जैसे रुबीना कायम खानी साहबा बात कर रही थी तो वो तो अपनी ओपिनियन दे रही है। मैं तो अपनी ओपिनियन नहीं, मैं तो आपको उनका राइट है सर। सर यहाँ पे हम आप तमाम का राइट है अपनी अपनी राय का इजहार करना, लेकिन मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं जब नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए यही अवामी सर्वे गैलप आते थे, इसका मतलब है वो बिल्कुल ठीक थे, वो कारकर्दगी उनकी ठीक थी जब उनकी प्रोग्रेस नंबर 1 पे नंबर 2 पे वहां होती थी। तो देखें मैं तो अब जो अभी इस वक्त एक लेटेस्ट मेरे पास तो इस वक्त जो है कोई ऑफ हैंड जो है मुझे कोई गैलप सर्वे माजी के कोई 4-5 साल की याद नहीं है। अगर किसी को इस प्रोग्राम में याद है तो वो कोट कर सकता है। मैं तो उस सर्वे की बात कर रहा हूं कि जो कि सिर्फ 2 महीने पहले हुआ है, और मैं जिस सर्वे की बात कर रहा हूं उसको पाकिस्तान में पॉलिटिकल हल्के और मीडिया, सबसे ज्यादा मीडिया गैलप सर्वे को हाईलाइट करता है, सबसे ज्यादा उसको प्रोजेक्ट किया जाता है और ये एक बेंचमार्क के तौर पे पाकिस्तान में समझा जाता है। सर मुझे याद है, सर मुझे याद है सर, नून लीग के दौर में गैलप आया था जिसमें पीएम और चीफ मिनिस्टर और उनकी कारकर्दगी नून लीग की जब थी, उस वक्त जो है पीटीआई ने बड़ा उसको अपोज किया था। मुझे याद है सर, मैंने शो भी किया था इसके ऊपर। मैं अब एग्जैक्ट कंटेंट तो नहीं कर सकता, लेकिन मुझे याद है सर। ठीक है, आप पास में अगर जाके कोई चीज आपको याद आ रही है तो अच्छी बात है, लेकिन मैं तो बड़ी एक ताजा बात कर रहा हूं और इस म्यार के ऊपर कर रहा हूं कि एक इनफरादी सोच या एक इनफरादी जो ओपिनियन होती है उसकी अहमियत क्या है, और एक ऐसा सर्वे कि जिसको आप मीडिया समेत तमाम पॉलिटिकल हलके जो हैं उसको इंपॉर्टेंस देते हैं। अच्छा सर, चले ठीक है, ये बात हमने, चले सर्वेज आ रहे हैं, कारकर्दगी भी अच्छी है, फिर ये जो अफवाहें उठ रही हैं सर, अफवाहें, और एक जो सर जो खबरें आ रही हैं वो ये भी है सर कि बुज़दार साहब से ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक के लोग हैं ये मुलाकात इसलिए भी करें कि बुज़दार साहब वजीर आजम साहब को ये शो करा सकें कि देखें मैंने नून लीग से इतने लोगों को मेरे पास वो आ गए, ताकि वो वजीर आजम साहब का फर्दर कॉन्फिडेंस ले सकें और काफ लीग के भी कुछ जो एमपीएस हैं उनकी भी सपोर्ट हासिल है। तो सर बुज़दार साहब विद इन द पार्टी रह के दूसरी पार्टीज की सपोर्ट क्यों वो ढूंढ रहे हैं? देखिए फरीद, ये पॉलिटिक्स में आप मुझे बताएं कि कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसने हुकूमत में होते हुए अपोजिशन से अगर उसके कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बना के अगर मिलना चाहता है, सपोर्ट करना चाहता है, कोई रूलिंग पार्टी आज तक ऐसी है कि जो उनको धिक्कार दे, वो तो उसको अप्रिशिएट ही करेंगे जो आपको सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं। तो इसमें तो कोई बुरी चीज नहीं है। बुज़दार तो इसमें कुछ नहीं साबित कर रहे ना, ये तो वो एमपीएस हैं जिसका जवाब जो है आपने कोशिश की दानियाल साहब से लेने की, लेकिन वो पीएमएलएन को पता ही नहीं है। वो रिपीटेड मीटिंग्स हो रही हैं, पीएमएलएन के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकता
और वो खुल्लम खुल्ला जो है वो बुज़दार साहब की सपोर्ट में अब सामने आ रहे हैं। तो इसको पीटीआई क्यों रिजेक्ट करे? अगर कोई अपोजिशन का हिस्सा या अपोजिशन जो है वो हुकूमती पार्टी को अगर सपोर्ट करना चाहती है तो हम उसको रिजेक्ट क्यों करें? किस बुनियाद के ऊपर हम रिजेक्ट करें? एक जमहूरियत है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, कोई अपनी अगर सपोर्ट एक्सटेंड करता है तो हम उसको वेलकम करें। राइट, आप कह रहे हैं जी सपोर्ट को आप क्यों रिजेक्ट करें। कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, फिर रुबीना साहब मैं आपकी तरफ आऊंगा, दानियल साहब आपकी तरफ आऊंगा जरा, और फिर इसी चीज के ऊपर जरा मजीद बात करेंगे कि अगर अपोजिशन के लोग आ रहे हैं रूलिंग पार्टी के अंदर तो रूलिंग पार्टी तो उसको रिजेक्ट नहीं करती है। एक कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इस पर मजीद बात करेंगे। एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। रुबीना साहबा, जो बात इस वक्त अहमद जवाद साहब ने की है, ये जो अपोजिशन के लोग फॉरवर्ड ब्लॉक बना के जा रहे हैं तो वो तो कह रहे हैं, ठीक बात कह रहे हैं कि ठीक है जी, गवर्नमेंट में जो है उसको तो कोई एतराज नहीं है, जो लोग अपोजिशन पार्टी के अंदर है वो क्यों जाके मुलाकात कर रहे हैं। हेलो जी रुबीना साहब, आप सुन सकती हैं। सॉरी, मैंने आपका तो सवाल सुना नहीं। अच्छा, मेरा सवाल ये कि जो ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक जो बन के जाके उस बुज़दार साहब से मिल रहा है उनको तो कोई एतराज नहीं होगा, लेकिन जो लोग ये फॉरवर्ड ब्लॉक बना के जा रहे हैं तो यकीनन अपनी पार्टी पर एतमाद नहीं है तभी वो उधर जा रहे हैं। देखिए, ये एक तो मैं नहीं समझती क्योंकि अब जिस जो हालात पीटीआई के हैं और जिस तरह से एक मतलब मैं तो ये कहूँगी कि पीटीआई लोग दूसरी पार्टी में शामिल हो सकते हैं पर दूसरी पार्टी के लोग नहीं जा सकते क्योंकि वो उनकी खुद की अभी कोई स्ट्रेंथिंग नहीं है, कोई वो लगता नहीं है कि उनकी कोई कहीं पर स्टैंडिंग है। आप देखें 2 सालों में जो पीटीआई ने मुल्क का हाल किया है, कोई भी इदारा उठा के देख लें, कोई भी इशू देख लें तो जिसपे हम बोले कि हाँ पीटीआई की गवर्नमेंट में ये काम अच्छा हुआ है या ये बात अच्छी हुई है, तो ये जेलत के सर्वे जिस तरह से बात कर रहे थे जो है गुलजार साहब को कह रहे हैं कि वो जो वजीर आला जो सबसे ज्यादा जो इनकॉम्पिटेंट है उसका सबसे टॉप ऑफ द लिस्ट है। तो लेकिन वो तो गैलप सर्वे तो आपकी गवर्नमेंट के हवाले से भी आते रहे, आपकी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस की भी तारीफ होती रही उसमें। हमारी गवर्नमेंट की अगर कंपैरिजन करें ना, आज अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो एक लंबे अरसे के बाद जो डिक्टेटरशिप के बाद जो हमने गवर्नमेंट की और वाकई उस वक्त इश्यूज थे और उस वक्त हमने वाकई इदारों को स्ट्रेंथन किया, हमने अदालतों को जो है बहाल किया, हमने जो है सवात ऑपरेशन किया, हमने तो बहुत सारी चीजें की। हमारे हेड पे तो एक चीज नहीं, मैं 100 चीजें गिनवा सकती हूँ कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने काम किया। तो आपका जो पीरियड ऑफ गवर्नेंस है उसका स्पैन भी तो ज्यादा है। याद हो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जब हुकूमत आई थी उस वक्त नून लीग जब हमारी अलाई थी उस वक्त ये कहते खुश कर गए थे ये लोग कि खजाने खाली हैं, लेकिन हमने चैलेंज कबूल किया था, हमने उसी में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम दिया जिनको कंटिन्यू किया नून लीग ने भी, और आज अपने नाम से अपनी तस्वीर के साथ इमरान खान भी फुल टाइम जो है। अच्छा, जो गैलप इस वक्त जो सर्वे पे जो गैलप इस वक्त बुज़दार साहब की कारकर्दगी पर आया है, जो गैलप सर्वे बुज़दार साहब की कारकर्दगी पर आया है उसको आप एक्सेप्ट नहीं करती हैं, आप नहीं मानती उस सर्वे को? सॉरी, जो बुज़दार साहब की कारकर्दगी का सर्वे अभी जवाद साहब ने जिसका तस्करा किया, जवाद साहब ने, आप उसको नहीं मानती हैं? जीरो परफॉर्मेंस रही है सिर्फ बुज़दार साहब की नहीं, इमरान खान साहब। मैं सर्वे की बात कर रहा हूँ, मैं सर्वे की बात कर रहा हूँ। उस सर्वे को आप मानती हैं नहीं मानती? क्या उस सर्वे में इन्होंने किया है आई डोंट नो, बट मैं इस चीज को बिल्कुल नहीं मान सकती। अच्छा चले आगे चलते हैं जनाब, लेकिन इस चीज के ऊपर जो आप बात कर रही है ना वो तो आपकी ख्वाहिश आपकी बात है, लेकिन मजमूई तौर के ऊपर ओवरऑल जो प्राइम मिनिस्टर जब उनकी कारकर्दगी को एंडोर्स कर रहे हैं, वो आप तो वैसे तो अपोजिशन, आप तो तनकीद करेंगे उनके ऊपर। देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब तो हर साथ अपने वो जो केपीके के लोग हैं उनको भी इंडोर्स कर रहे होते हैं जहांगीर तरीन को भी इंडोर्स कर रहे होते हैं, मतलब सारी तो करप्ट माफिया, सारे इनकॉम्पिटेंट लोग तो उन्होंने जमा किए हैं। मतलब अगर सपोज आप न्यूट्रल हैं, ठीक है, मैं एक जमात से ताल्लुक रखती हूँ, नून लीग से मेरे दूसरे भाई हैं दानियल अजीज साहब, बाकी आप न्यूट्रल, आपको कोई भी एक चीज मुझे बता दें कि जो पीटीआई की हुकूमत में अच्छी हुई हो, कोई मतलब आप एंकर पर्सन है, आपका भी एक वो तजिया होता है, आपने भी सर्वे किया होगा,
कोई भी एक चीज नजर आ रही है अभी तक आपको कि जो आप बोले कि हाँ ये पीटीआई की हुकूमत में बहुत अच्छी हो गई? नहीं, मैं तो अपना मुझे इजाजत दें, मैं बता देता हूँ। देखिए मैं तो क्वेश्चंस यहाँ पे करूंगा, बाकी इसीलिए जब अहमद जवाद साहब है वो ज्यादा पोर्ट्रे कर सकते हैं। आपका एग्री करना है, आपका एग्री या डिसएग्री करना वो एक अलग चीज है। मेरे साथ आप चले, कोई एक मतलब अगर पाकिस्तान की आवाम कह दे कि हाँ पीटीआई को सब गालियां दे रहे हैं, कह रहे हैं कि ये तब्दीली आई है, अब देखें लोग रो रहे हैं, मतलब आंसुओं से रो रहे हैं कि मतलब जो वो एक वक्त की रोटी खाते थे वो भी नसीब नहीं है अब लोगों का ये हाल हो गया। बैरिस्टर दानियाल साहब, ये मतलब ये सबको बजाय इन्होंने इतने करोड़ों नौकरियां देने का ऐलान करने के, इन्होंने एक अभी तक किसी को रोजगार नहीं दिया। चले ये आपका पॉइंट है, वो अहमद जवाद साहब से इस पर बात करेंगे, लेकिन मैं जरा दानियाल से जरा उनका समझ आता किसको नजर आ रही। दानियाल साहब ये जो बात, देखिए अब अहमद साहब से रिक्वेस्ट करूंगा एक कलम भी उठा लें। और उन्होंने पूछा कि जब आप सुबह को कंपैरिजन करते हैं और आप बुजदार को बुरा कहते हैं तो आप किस तरह बुरा कहते हैं? देखिए यू ऑलवेज कंपेयर एप्पल्स टू एप्पल्स एंड नॉट एप्पल्स टू ग्रेप्स या ऑरेंजेस, ठीक है? आप ये पहले हम एक गैलप सर्वे की बात करते हैं जो उन्होंने किया था जी, अक्टूबर में पब्लिश हुआ था, 8 अक्टूबर को पिछले साल। उसमें रिसेंट सर्वे लिखता क्या है? रिसेंट सर्वे शोड 40% ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई सपोर्टर्स believed that Shehbaz Sharif was better chief minister than Usman Buzdar, ठीक है? और वो पीटीआई के लोगों ने क्यों कहा और क्यों लगा उनको कि शहबाज शरीफ साहब बेहतर? देखिए आप शक्ल से तो नहीं कोई कह सकते कि बेहतर चीफ मिनिस्टर है या कितना मासूम है कि बेहतर है। आप जब क्वांटिफाई करते हैं कि सूबा कितने पैसे बना रहा है, सूबा उस पैसे को कैसे यूटिलाइज कर रहा है और उस पैसे को किस तरह लगा रहा है, उससे आपको पता चलता है कितनी परफॉर्मेंस क्या है। सबसे पहले हम गेज के ऊपर जाते हैं। ये मेरे भाई मुझे अहमद साहब मुझे बताएं कि इनका इस साल का टारगेट कितना था कि हम कितने पैसे जनरेट करेंगे कोरोना आने से पहले, 3 महीने की माफी अभी, वो था 4.9 बिलियन रुपीस। इन्होंने जनरेट कितना किया? 104.9। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के टाइम पे कितना जनरेट हुआ था? वो हुआ था 274.9 बिलियन रुपीस। कंपैरिजन आपका पहला। दूसरा, आप बताएं कि जो बजट है, वन ट्राइब्यून का आर्टिकल कह रहा है कि 1/3 ऑफ द बजट जो कंस्ट्रक्शन और इन तमाम चीजों के, वो स्कूल मेंटेनेंस, हॉस्पिटल्स, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो कट डाउन कर गया है। 18 अरब रुपया, 18 बिलियन रुपीस जो है, जो इन्होंने सिर्फ अपने लोकल बॉडीज के मद में दिए गए थे, वो पैसे जो जब उन्होंने खत्म कर दी, लोकल बॉडीज कर दिया, वो जाया करके वफाक को वापस आ गया। ये पहला सूबा है जो अपने फंड यूटिलाइज नहीं कर सका अपनी इनकॉम्पिटेंस की वजह से और वापस चला गया। तो ये अपने आप को किस कंपैरिजन में बेहतर कह रहे हैं आप? फिर हम चल जाते हैं एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर में। इन्होंने इस बजट में, हम दूर भी नहीं जाते, मुझे मेरे भाई बता दें कि इन्होंने 24% अपनी ग्रोथ टारगेट रखी। पूरी दुनिया में जो अपनी टैक्स कलेक्शन ग्रोथ टारगेट, पूरी दुनिया में ग्रोथ नेगेटिव है, किसी में 1%, किसी में 2%, उसमें ये 2.5% अपनी ग्रोथ रख रहे हैं। मुझे खाली ये बता दें 24% इन्हें ग्रोथ किस तरह लिखी? किस तरह कह सकते हैं कि हमारे टैक्स में? जवाब साहब से पूछ लेते हैं जी, ये चीजें जरा दानियाल साहब जवाब साहब से जरा पूछ लेते हैं, ये वाली चीजें। अहमद साहब आपने बात जरा इस पे कमेंट कीजिएगा। जी मैं इसका जवाब देना चाहूंगा। देखिए फरीद, सबसे पहले तो इससे पहले जो हमारी बहन है उन्होंने भी ये बात की कि कोई एक चीज बता दें। अभी दानियाल साहब कह रहे थे वो पेन पकड़ लें और कुछ लिखना शुरू हो जाए। अब मैं दावत देता हूं कि आप पेन पकड़ लें और मैं लिखता जाता हूं और बाकी प्रोग्राम इसी में जो है ना वो गुजर भी सकता है। मैं सिर्फ आज की बात करता हूं, आज लेटेस्ट, और उसके बाद में पीछे भी जाना शुरू हो जाऊंगा। आज की तारीख में पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स जो हैं पिछले 3 साल की हाईएस्ट पोजीशन के ऊपर है। ये पिछले 3 साल के फॉरेन रिजर्व्स हैं। अब आगे जाए, आज से चंद दिन पहले, अब सुनना ही नहीं इनको चाहिए, अभी ने कहेंगे बिल्कुल खामोशी से सुनना, क्योंकि अब इनका पेन पकड़ने का टाइम है और मेरा बोलने का टाइम है। जैसे पहले मैंने पेन पकड़ा हुआ था ना, मैं आ जाता हूं, मैं बोलूंगा और ये सुनेंगे, ठीक है? अच्छा, और चंद दिन पहले जो है पाकिस्तान का पासपोर्ट जो है, वो इंडेक्स जो है, जो इंटरनेशनल इंडेक्स रेटिंग जो होती है, उसमें 6 दर्जे पाकिस्तान का पासपोर्ट बेहतर हुआ है। उसके बाद पाकिस्तान के हवाले से जो एनवायरनमेंट के जो गोल सेट किए गए थे, वो 10 साल पहले पाकिस्तान ने इमरान खान की एनवायरनमेंट की पॉलिसी की वजह से अचीव कर लिए। अब मैं अपने भाई को ये समझाना चाहूंगा कि इकोनॉमी का एक जो बुनियादी, ये सिर्फ एक मुल्क की इकोनॉमी की मैं बात नहीं कर रहा,
एक शख्स, एक इंडिविजुअल, एक घर, एक फैमिली, एक बिजनेस, एक कंट्री, उसकी मैं इकोनॉमी की बात कर रहा हूं। उसमें एक बुनियादी चीज ये होती है कि आप कमाते कितना है और खर्च कितना करते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट और इसको उर्दू में कहते हैं खसारा। कि जो डिफरेंस होता है, अगर आपकी इनकम जो है वो कम है और खर्चा ज्यादा है तो इसको खसारा कहते हैं। ये खसारा इस 72 साल की तारीख में हाईएस्ट जो नंबर है वो तकरीबन $20 बिलियन पे हमारी जो पिछली गवरमेंट है वो पहुंचा के गई। जवाहर साहब, हम चले गए और ओवरऑल हमने के ऊपर। उसको 2 साल में बैरिस्टर साहब ने बात की है पंजाब की, हम जरा $2 पंजाब की ऊपर ठीक जरा है। थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं। हमने ओवरऑल तो वैसे बात करते हैं, पंजाब के हवाले से दानियल साहब की बात हुई, ठीक है, आपने कहा जी फॉरेन रिजर्व, पासपोर्ट, एनवायरमेंट गोल्स, लेकिन जो पंजाब की कारकर्दगी है सर, चूंकि बुज़दार साहब की तब्दीली की अफवाहें उस पर जरा कर रहे हैं, तो जरा मैं चाहूंगा उसके ऊपर थोड़ा सा मुझे अगर फिगर्स दें, ताकि दानियल साहब ने जो बात की उसके ऊपर मैं जरा उनसे सवाल कर सकूं और रुबीना साहब। हाँ। देखिए फरीद, एक तो जो है वो आपके लिए भी और हमारे भाई जो है उनके लिए भी, कि पंजाब जो है वो पाकिस्तान का है जो 60% रेवेन्यू है वो वाला सूबा है। यानी अगर हम फॉरेन रिजर्व्स की बात करेंगे या किसी भी फेडरल लेवल के ऊपर मुल्क की तरक्की की बात करेंगे या इवन करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करेंगे, तो सूबों के बगैर तो नहीं हो सकता ना। वो तो एक जो अगर फेडरल गवर्नमेंट जो है अपनी इकोनॉमी का अगर पोर्टफोलियो देती है तो वो ये तो नहीं कोई इस्लामाबाद का वो सिर्फ पोर्टफोलियो दे रही होती है, वो एक मुल्क का पोर्टफोलियो होता है, सूबे जिसका हिस्सा होते हैं। ये इस मुल्क की इकोनॉमी के स्टेटिस्टिक्स हैं कि जिसकी बुनियाद पे जो है वो सूबे भी तरक्की करते हैं, मुल्क भी तरक्की करता है। मैं यही चीज तो बयान करने की कोशिश कर रहा हूं कि इनकी हुकूमत ने जो हमें, अब आप आ जाए पब्लिक सेक्टर जो आपके डिपार्टमेंट्स हैं, 1000 अरब खसारे पे छोड़ के गए हैं पीएमएलएन की गवर्नमेंट। सिर्फ स्टील मिल को आप देख लें तो जैसे मुशर्रफ की गवर्नमेंट ने 90 अरब प्रॉफिट पे छोड़ा था, पीपल्स पार्टी उसको 200 अरब पे ले गई और मुस्लिम लीग नून ने तो उसको 2015 में बंद ही कर दिया और उसका खसारा जो है वो 400 अरब पे चला गया। किस इदारे को मैं पकड़ूं और किस का जो है वो मैं खाता खोल के इनको बताऊं कि इन्होंने इस मुल्क में अदारों का हाल क्या किया। दानियल साहब, आपने तो अगर बुज़दार साहब की आप बात करें तो पंजाब में सेहत इंसाफ कार्ड जाके देख लें आप, कितना रेवोल्यूशनरी काम हुआ है उसके ऊपर। आप एनवायरमेंट के हवाले से क्लीन एंड ग्रीन इनिशिएटिव उनका देख लें, आप पनाहगाहों के हवाले से उनका काम देख लें, आप एजुकेशन के हवाले से जो वो काम कर रहे हैं वो जाके देख लें। आप सो मेनी इनिशिएटिव्स जो हैं जो कि पंजाब में गुजरात की गवर्नमेंट ने किए हैं। मुल्क जो है आपका स्टेटिस्टिक्स, आपके फिगर्स, आपके इंटरनेशनल, आपका स्टॉक एक्सचेंज जो है कोरोना के दौरान जो है आपका स्टॉक एक्सचेंज किधर जा रहा है आपका मसलसल उसमें दानियल चौधरी साहब। चले सर, दानियल चौधरी साहब को मैं दानियल चौधरी साहब से जरा जवाब ले लेते हैं सर। जो है वो हाईएस्ट फॉरेन रेमिटेंस आई है इसके बावजूद के कोरोना था। ये किस चीज का इजहार है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी क्या नीचे जा रही है या ऊपर आ रही है? दानियल चौधरी साहब, इतनी सारी चीजें आपको क्यों नजर नहीं आती है? बुज़दार साहब की कारकर्दगी को आप फिर अंडर एस्टिमेट क्यों करते हैं? देखिए, मैं नॉट इवन अ सिंगल आंसर, मेरे भाई ने जवाब दिया इसका, नॉट इवन अ सिंगल आंसर। एक इन्होंने नहीं बताया कि का जवाब देते जो मैं बता रहा हूँ रेवेन्यू जनरेशन क्यों कम होगी। इन्होंने ही नहीं बताया कि वीट जो हार्वेस्ट होती है अगर जो 24,000 टन होती थी आम सालों में, इस साल क्यों कम हुई। इन्होंने नहीं बताया कि टैक्स कलेक्शन जो बेयर मिनिमम लेवल के थे वो थ्रेशोल्ड्स क्यों नहीं मीट किए। मेरे भाई ने अब पाकिस्तान की मुल्की मईशत की बात कर दी तो चले हम उसमें भी चले जाते हैं। नहीं, वो कह रहे हैं, अहमद जवाद साहब कह रहे हैं कि मुल्की मईशत सूबों की तरक्की से जुड़ी हुई है ना, वो सूबे तरक्की कर रहे हैं तो मुल्की मईशत जा रही है। चलें अब इनसे पूछते, इन्होंने कहा ना आज फॉरेन रिजर्व और गैलप सर्वे का भी, गैलप सर्वे जो है होलिस्टिक परफॉर्मेंस ऑफ चीफ मिनिस्टर चारों सूबों की, ये मई में गैलप का सर्वे है, अक्टूबर में नहीं, ये मई में हुआ है। होलिस्टिक परफॉर्मेंस ऑफ चीफ मिनिस्टर्स। आई एम नॉट कंपेयरिंग दीज योर गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स विद ये। आप 4 सूबों में खुद बैठे हुए हैं, तीसरे सूबे में पीपल्स पार्टी बैठी है। मैं कहता हूं आप अपना मौजना करें हमारे साथ। गैलप कर रहा है, मैं नहीं कर रहा सर्वे। $24 बिलियन फॉरेन रिजर्व था जी। आप यू सिटिंग ऑन 12, 13, 14 बिलियन डॉलर्स। $24 बिलियन था फॉरेन रिजर्व आपका। इसके बावजूद $19 बिलियन। प्लीज करेक्ट योर स्टैटिस्टिक्स।
आज 24 की तारीख में पौने $19 बिलियन फॉरेन रिजर्व है पाकिस्तान के। $24 billion. You pick up right now your phone, open Google और आप देखें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जिस टाइम पे हटाया गया, जिस टाइम ये को हटाया गया, फॉरेन रिजर्व जब टेक ओवर किए थे वो कितने थे? वो $9 अरब से हमने उठाए थे और आज $19 अरब पे ले गए हम। You let me finish. $17 बिलियन हमने IMF के पुराने कर्जे वापस किए, $18 बिलियन इस मुल्क की मैशत के ऊपर लगाया और फिर भी $24 बिलियन फॉरेन रिजर्व में था। आप हमें कहते हैं आपने डॉलर को कंट्रोल किया, आपकी डॉलर जो था 105 106 पे था। स्टॉक मार्केट $24 बिलियन की $9 बिलियन पे पीटीआई की हुकूमत ने फॉरेन रिजर्व टेक ओवर किए अगस्त 2018 में। That was your headache to do. आप मुझे बताएं, जब आप कंटेनर पे खड़े हुए थे ना सर, ये तब हो रहा था, मुल्क की आप तब खराब कर रहे थे जब आप एम्पायर की उंगली को ढूंढ रहे थे। बताएं, पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट $100 बिलियन आज तक कभी गई है पाकिस्तान की? आज आप कहां खड़े हुए हैं? आज डॉलर किधर खड़ा हुआ है? आज आपकी ग्रोथ कितना है? कोरोना को फिर आप माइनस कर दें। आपने लोगों के साथ झूठ बोला, वर्ल्ड बैंक ने उन फिगर्स को रीइटरेट किया और बोला कि ग्रोथ 2.9% में थी। क्यों ग्रोथ नहीं आप कर सके? क्यों? हाँ बिल्कुल हम मानते हैं। लेकिन दानियाल साहब, अहमद जवाद साहब आपकी $24 बिलियन की फिगर को डिनाई कर रहे हैं। आप $24 बिलियन की फिगर को डिनाई कर रहे हैं। क्यों ज्यादा था? करंट डेफिसिट इसलिए ज्यादा था, पाकिस्तान इज अ ग्रोइंग कंट्री, डेवलपिंग नेशन। आप चीजें प्रोडक्शन कम कर रहे हैं और आपकी ग्रोथ ज्यादा हो रही है। जब ग्रोथ ज्यादा होती है तो आप जिसका खसारा होगा वो तरक्की कर रहा होगा। नई डेफिनेशन है इकोनॉमी की जो पीएमएल नहीं दे सकती है। 5.9 आपकी ग्रोथ थी तो इसी वजह से थी। आपके फॉरेन रिजर्व्स थे, आपका डॉलर अलग एक प्राइस पे रुका हुआ था। फॉरेन रिजर्व आपका $9 बिलियन था जब पीटीआई ने टेक ओवर किया था। पाकिस्तान इज द सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द रीजन। आज आप 2018 गूगल जाके चेक कर लें, $9 बिलियन। आप इन तमाम मुल्कों से नीचे क्यों सर निकाल लेते ना? ये सर बात ये कि ऑन द रिकॉर्ड है, ऑन द रिकॉर्ड स्टेटमेंट है सर स्टेट बैंक से। $9 बिलियन जो है जब पीटीआई की हुकूमत ने टेक ओवर किया है अगस्त 2018 और आज का फॉरेन रिजर्व देखिए, पता नहीं कौन से फिगर्स लेके आ रहे हैं। Nawaz Sharif was removed. What was it? It was $24 billion, the highest this country has ever seen. What is the highest tax collection in this country? देखें इन लोगों की हालत ये है कि शायद खाकान अब्बासी को प्राइम मिनिस्टर ही एक्सेप्ट करते हैं। ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ गया तो वो शायद खाकान अब्बासी किसका प्राइम मिनिस्टर था? पीएमएलएन का था या पीपल्स पार्टी का था? इनकी हालत देखिए आप। आज इस चीज आप फेस कर रहे हैं ना, ये आप क्यों कर रहे हैं? ये आपके कंटेनर की रिप्रिकॉशंस आप आज खुद फेस कर रहे हैं। ये इकोनॉमी कर रही है। वो एम्पायर की उंगली जो आप कंटेनरों पे खड़े होकर ढूंढते थे ना, वो उसकी वजह से आज आपकी इकोनॉमी का ये हाल है। इस वजह से उसका $9 बिलियन आपका फॉरेन रिजर्व आया था, आपकी इनकॉम्पिटेंस की वजह से। आप IMF के पास क्यों लेट? 2018 को पीटीआई की हुकूमत ने टेक ओवर किया, $9 बिलियन फॉरेन रिजर्व थे। मेरे भाई जाके चेक कर लें, इमरान खान के उससे 1.5 महीना पहले पीएमएलएन की गवर्नमेंट थी। $9 बिलियन के फॉरेन रिजर्व। अच्छा चले सर, कंक्लूड करते हैं। $19 बिलियन के करंट अकाउंट डेफिसिट। अहमद जवाद साहब कंक्लूड करते हैं। हम कंक्लूड करते हैं। वेरी शॉर्ट कमेंट फ्रॉम योर साइड सर, आपकी तरफ से एक बार फिर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, व्हाट अबाउट द पुजदार गवर्नमेंट साहब? सर स्टिल प्राइम मिनिस्टर आपकी पार्टी फुल सपोर्ट में है और फुल एंडोर्स कर रही है बुजदार साहब को पंजाब में? जी बिल्कुल। मैं समझता हूं कि जितने भी इनिशिएटिव्स पंजाब में लिए गए हैं वो इससे पहले नहीं है। पहले शोबाजी ज्यादा थी और काम कोई नहीं था। हेल्थ की हालत जो थी वो आप देख सकते हैं, एजुकेशन की हालत, जिस पार्टी ने वहां पे पिछले कोई 20 साल में कोई 10 साल हुकूमत की पंजाब में, वहां पे वो एक लाहौर में बारिश होती थी तो वो लंबे लंबे बूट पहन के आ जाते थे। नहीं आ रहा है। तो ये तो 2 साल में पंजाब की हालत काफी हद तक बेहतर हुई है। पंजाब में कह रहे हैं आपको चेंज कोई नहीं है, लेकिन ये है कि काम के ऊपर जोर है और फेडरल हुकूमत ने जो स्टेटिस्टिक्स इंटरनेशनल जो बयान किए जा रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर, ट्रस्ट जो है वो इंटरनेशनल इदारों का, वो सारे का सारा इस हुकूमत की कामयाबी की निशानदेही करता है। कामयाबी सारी चीजें सब कुछ है, उसके बावजूद भी फ्लोर ऑफ द हाउस पे खड़े होकर खान साहब -1 की बात कर जाते हैं सर, क्यों? जब कारकर्दगी भी उन्होंने -1 को एक्सप्लेन किया है, -1 को एक्सप्लेन किया है।
सर और जरूरत ही नहीं उसको थी बताया है, जो लोग बात कर रहे हैं -1 की, वो उसको उन्होंने बड़ा सर, अच्छा करने एक्सप्लेन देना। किया है। जरूरत क्या थी, यानी वो जरूरत ही नहीं थी। जब कारकर्दगी भी है, परफॉर्मेंस भी है, तो फिर जरूरत क्या थी एक्सप्लेन करने की सर? खामोखाई में जो है आप बैल मुझे मार वाली बात है। देखें सुबह से लेके शाम तक मीडिया पे -1 अगर टॉक शोज में डिस्कस हो रहा है, सोशल मीडिया पे डिस्कस हो रहा है, तो व्हाई नॉट चलें प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट में आके दानियाल आवाम को साहब, क्यों ना मैसेज दानियाल साहब, क्यों ना दानियाल क्लैरिफाई साहब करें। इन 5 सेकंड सर ये बता दें, पंजाब में कह रहे हैं कि उसी तरीके से चलेगा, आपको तब्दीली नजर आ रही है पंजाब में? 5 सेकंड सर। देखिए, मैं खाली एक चीज कहूंगा, इनको जब देखता हूँ एक चीज आती है कि शाख पे उल्लू बैठा है, जामे गुलिस्तान क्या होगा। बहुत शुक्रिया दानियल चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अहमद जवाद साहब बहुत शुक्रिया, रुबीना कायम खानी साहब बहुत शुक्रिया, फरीद रईस को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।